Friends, this is Poonam Mode and you are watching Next Generation Study, and today we are going to discuss directive principle of state policy. And if you like the video, don't forget to share and subscribe our channel. जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उससे पहले हम कुछ डिफरेंस देखेंगे फंडामेंटल राइट के साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, ताकि आपको इजीली ये टॉपिक समझ में आ जाए। जो पहला जो बेसिक जो डिफरेंस है वो है कि जो फंडामेंटल राइट है वो पार्ट 3 में दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब भाग 3 में है, और जो DPSP है वो पार्ट 4 में है। और नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है कि दे आर इनफोर्सिएबल थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब अगर इनका वोलेशन होता है फंडामेंटल राइट का तो हम कोर्ट में इजीली जा सकते हैं, परंतु अगर DPSP का वोलेशन होता है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते, यानी कि हम कोई अपील नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है कि दीज आर लाइक कमांड टू द स्टेट, मतलब ये ऐसे हैं कि हम कमांड दे रहे हैं स्टेट को। और जो DPSP है वो डायरेक्टिव ऑफ द स्टेट, मतलब डायरेक्शन देते हैं स्टेट को। फंडामेंटल राइट आर टेकन फ्रॉम USA, फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिए हैं? USA से, और DPSP लिए गए हैं आयरस से। अब हम ये पढ़ेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता क्या है। जो द शाहपुर कमेटी इन 1945 सजेस्टेड 2 कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, एक शाहपुर कमेटी थी जो 1945 में हुई थी, उन्होंने सजेस्ट की थी 2 कैटेगरी इंडिविजुअल राइट्स की। पहली थी जो जस्टिएबल है और दूसरी है जो नॉन जस्टिएबल राइट है, मतलब पहला वे राइट जो मतलब अगर उनका वोलेशन होता है तो हम कोर्ट में इजीली जा सकते हैं, और दूसरे वो जिसका वोलेशन होता है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर जो जस्टिएबल है वो है फंडामेंटल राइट्स, और जो नॉन जस्टिएबल है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और अब हम इसकी कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे। पहली डेफिनेशन में क्या बताया है कि दे आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब ये संसाधनों का भंडार है, विच आर इन्यूमरेटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हुआ था आज़ादी से पहले, उसमें से लिया गया है। यह क्या है? संसाधनों का भंडार है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट इज दे सीक टू एस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, मतलब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है अपने स्टेट पॉलिसी का, उनका क्या एम है? उनका सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर करना लोगों का। नेक्स्ट इज DPSP आर आइडियल्स विच आर नॉट लीगली इन्फोर्सिएबल बाय द कोर्ट ऑफ फॉर द वोलेशन, मतलब अगर इनका वोलेशन होगा तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये किस में दिए गए हैं? पार्ट 4 में। कंटेन सर्टेन प्रिंसिपल्स, इसमें पार्ट 4 में कुछ प्रिंसिपल्स हैं और इनको ही हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड विच आर फंडामेंटल in the governance of the country and state is under duty to apply these principle in making laws, मतलब स्टेट की ये ड्यूटी है जब हम कोई लॉ बनाते हैं तो इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें। DPSP आर नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, DPSP आर लेड डाउन द ऑब्जेक्टिव विच द स्टेट शुड ट्राई टू अचीव, दे इम्पोज सर्टेन ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट टू टेक पॉजिटिव एक्शन टू अचीव इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड टू एस्टेब्लिश ए वेलफेयर ऑफ स्टेट, मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारी कंट्री का वेलफेयर करने के लिए DPSP के कुछ प्रिंसिपल्स हैं और जिनको स्टेट को फॉलो करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए जब वो कोई लॉ बनाती है। नेक्स्ट इज दिस प्रिंसिपल आर यूज टू कंसिडर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स, मतलब ये प्रिंसिपल उधर भी यूज होते हैं जब फंडामेंटल राइट्स पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, पाबंदी लगाई जाती है। इट इज ऑल्सो यूजफुल वाइल
स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन में भी यूजफुल है ये। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट ओरिजिनली क्लासिफाइड DPSP, मतलब इसका क्लासिफिकेशन अपने इंडिया में नहीं हुआ है, हमने इसको आयरस से लिया है। बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटेंट एंड डायरेक्शन, इसके कंटेंट और डायरेक्शन के बेसिस पर दे आर यूजुअली क्लासिफाइड इन 3 स्टेट। इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, सेकंड इज गांधीयन प्रिंसिपल एंड लास्ट इज लिबरल इनेक्चुअल प्रिंसिपल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशलिस्ट प्रिंसिपल। अब सोशलिस्ट प्रिंसिपल होते क्या है? दीज आर प्रिंसिपल दैट एम एट प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, मतलब इस जो प्रिंसिपल का एम क्या है? सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस दिलवाना, एंड सेट द पाथ, और पाथ सेट करना टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, मतलब ऐसे कुछ तरीके अपनाए जिससे वेलफेयर हो स्टेट का। अंडर वेरियस आर्टिकल दे डायरेक्ट द स्टेट टू, मतलब इसके अंदर कुछ आर्टिकल्स आते हैं। पहला कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 39। इसमें क्या है? दैट द सिटीजन्स, जो लोग हैं, मैन एंड वुमेन, आदमी और औरत, इक्वली हैव द राइट, उनको इक्वल राइट है टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, मतलब जीवन जीने का अधिकार, आजीविका का अधिकार है उनको इक्वली, उनके साथ कोई इनइक्वालिटी नहीं कर सकता। दैट द सेकंड इज दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्टर्ब एज द बेस्ट टू सबसर्व द कॉमन गुड, मतलब इसमें ये बताया गया कि मटेरियल रिसोर्स यानी कि प्राकृतिक जो संसाधन है उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ताकि लोगों में भेदभाव न किया जाए और उनका डेवलपमेंट हो सके। Next is the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment। इसका क्या मतलब हुआ कि जो अपनी वेल्थ की कंसंट्रेशन है उसको हमें प्रिवेंट करना होगा। और ये कैसे प्रिवेंट होगा? जब अपना मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्रिवेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कुछ जो बड़े लोग हैं उनके हाथों में सारी चीज़ें सौंप दे तो वो अपने हिसाब से पेमेंट देंगे, अपने हिसाब से वो लोगों से काम करवाएंगे कितने ही घंटे, और ऐसे में इनइक्वालिटी पैदा होगी। जो पुअर लोग हैं उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट इज दैट इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब क्या हुआ कि बोथ फॉर मैन एंड वुमेन, मतलब चाहे आदमी हो या औरत हो, जो काम करता है इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे, मतलब एक समान काम के लिए एक समान ही पैसे देने चाहिए। कोई 10 घंटे काम करती है एक औरत और एक ही आदमी 10 घंटे काम करता है, उसको 300, वुमेन को 300 रुपये दे और उसको 500, मैन को 500 दे, तो ये इनइक्वालिटी हो जाएगी। तो हमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क देना चाहिए। नेक्स्ट इज दैट द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स एंड मैन एंड वुमेन एंड द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट abused. The citizen are not forced by economic necessity to enter a vocation unsuited to their age or strength। मतलब क्या हुआ कि जो अपने वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ और स्ट्रेंथ को प्रिजर्व करना चाहिए। स्टेट की यह ड्यूटी है, उनसे ज़बरदस्ती काम नहीं करवाना चाहिए और या फिर मतलब कम पैसों में काम नहीं करवाना चाहिए। और ये ज़्यादातर बच्चों पर लागू होती है, उनसे ऐसा काम नहीं करवाना चाहिए जो उनकी हेल्थ के लिए हानिकारक हो। नेक्स्ट इज दैट चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू डेवलप ए हेल्थी मैनर, मतलब बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि उनका मतलब डेवलपमेंट हो सके और उनके हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। एंड इन कंडीशन ऑफ फ्रीडम, और फ्रीडम की कंडीशन में एंड डिग्निटी एंड चाइल्डहुड एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड अगेंस्ट मोरल एंड मटेरियल एम्बॉर्नमेंट। मतलब क्या हुआ कि बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी, ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आनी चाहिए उनका डेवलपमेंट हो और उनसे कोई ज़बरदस्ती कार्य नहीं करवाना चाहिए, उनको आज़ादी देनी चाहिए। Next is Article 38. Promote the welfare of the people by securing a social order through justice, social, economic and political, and to minimize inequality in income, status, facilities and opportunity। Article 38 क्या कहता है कि जो स्टेट है उसकी यह ड्यूटी होगी कि वह पीपल के वेलफेयर के लिए काम करे, मतलब लोगों की भलाई के लिए कार्य करे और एक ऐसा सोशल ऑर्डर क्रिएट हो जिसमें जस्टिस दिया जाए। किस तरह का जस्टिस? सोशल,
मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस हो, और जो अपनी इनइक्वालिटीज़ है, किसकी इनइक्वालिटी, इनकम के बेसिस पर, स्टेटस के बेसिस पर, फैसिलिटी के बेसिस पर, अपॉर्चुनिटी के बेसिस पर, इनमें इनइक्वालिटी कम होनी चाहिए, मिनिमाइज होनी चाहिए, इसमें यह बताया गया है। अब आर्टिकल 39 का ए पार्ट है, उसमें क्या है, प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर, मतलब जो गरीब लोग हैं उनके लिए इक्वल जस्टिस होना चाहिए और उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट इज आर्टिकल 41, इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी में, ओल्ड एज, बुढ़ापे में, सिकनेस, बीमारी में या डिसेबलमेंट, किसी तरह की और चीज़ में, सिक्योर सिटीजन, मतलब लोगों को क्या करना चाहिए, उनके सिक्योर करना चाहिए राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, ये इसमें बताया गया है। आर्टिकल 42, मेक प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। आर्टिकल 42 हमें क्या बताता है, इसमें स्टेट का यह काम होगा कि जो वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन, मतलब काम करने की कंडीशन ऐसी होनी चाहिए, ह्यूमेन होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ताकि उनकी हेल्थ पर कोई इफेक्ट ना पड़े, और साथ ही साथ उनका मैटरनिटी रिलीफ भी मिलना चाहिए, मतलब उनकी छुट्टी बढ़ा देनी चाहिए, या फिर जो टाइम का वर्क है वो निश्चित कर देना चाहिए। नेक्स्ट इज आर्टिकल 43, secure a living wage and decent standard of living and social and cultural opportunity for all workers। जो अपना आर्टिकल 43 है वो बताता है कि जो वर्क है उनकी जो वर्कर हैं उनके पैसे बढ़ा देने चाहिए, और ताकि उनकी लाइफ एक अच्छे स्टैंडर्ड से वो जी सके, और उनको इस तरह की सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो। नेक्स्ट इज आर्टिकल 43A, टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, मतलब इंडस्ट्री के जो मैनेजमेंट है उसमें वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, आर्टिकल 43A यह कहता है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 47, इसमें क्या बताया है कि रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन, खाने पीने का लेवल बढ़ा देना चाहिए, एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहने का तरीका लोगों का, एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, और उनकी जो पब्लिक लोगों की जो हेल्थ है उनको इम्प्रूव करना चाहिए, ये आर्टिकल 47 में बताए गए हैं। थैंक यू। ये हमने किया है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, नेक्स्ट वीडियो में हम गांधीयन प्रिंसिपल करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।